हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पिछले क्लास में थोड़ी सी बात हमने की थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात की थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है और उसके ड्रॉबैक्स हम लोग देख रहे थे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया की हर चीज, कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एटम्स आर इनडिविजिबल, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं, एटम को डिवाइड कर सकते हैं। और एटम को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो एटम को डिवाइड करने पर हमें मिल रहे थे, थोड़ा सा हम रिकैप दे रहे हैं आपको, जो कल पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन, और क्या मिलता है, प्रोटॉन, और क्या मिलता है, न्यूट्रॉन। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन साहब ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, ई गोल्ड स्टीन साहब ने करी थी। ये थॉमसन है आपके, ये ई गोल्ड स्टीन है, और ये आपके जेम्स चैडविक हैं, दिख रहे होंगे आज। तो ये जेम्स चैडविक हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन बेचारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है ना। न्यूट्रल कहने का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इतनी बात हम लोगों ने की है। तो क्या हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है? टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? दीपक हमारे साथ हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, आप लेट नहीं हैं। विपुल यादव साहब, रोजाना 1 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो लेट से नहीं है, ठीक है। अभिषेक ठाकुर कह रहे हैं कि सर एक टाइम पे 3 3 क्लास चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही बैच के क्लासेस हैं या आपने अलग अलग बैच ले रखे हैं? अमित हमारे साथ हैं, जमेश हैं, अंजू हैं, और सक्षम गैंगवार हमारे साथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ क्लियर है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं। सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो इन शब्दों के साथ क्लास को हम स्टार्ट करते हैं गैस। तो लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद अब हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा कि इनको भी हम विभाजित कर सकते हैं। किसमें? तो क्वार्क्स में, जिसकी बात हमने करी थी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिनोट करने का तरीका कैसे है? देखो, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज कितना होता है, आवेश। तो यहां पे हम इसका क्या लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहां पे? इसका चार्ज, आवेश लिखते हैं। और यहां पे क्या लिखते हैं, मास। यहां पे क्या लिखते हैं, मास, द्रव्यमान। तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी मास नहीं होता। तो चार्ज यानी आवेश -1, और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रोटॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1p1। ये किसको डिनोट करते हैं? प्रोटॉन को। किसको डिनोट करते हैं? प्रोटॉन को डिनोट करते हैं। प्रोटॉन को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब प्रोटॉन का मास 1 यानी +1, चार्ज +1, और मास भी 1, मतलब हाइड्रोजन के बराबर। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, और मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। ये क्या है? आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को सूचित करने का तरीका है, न्यूट्रॉन को सूचित करने का हमारा तरीका हो गया, है ना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन को सूचित करने का तरीका, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रहेगा ये सिंबल सब। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे सूचित करते हैं, -1 0, प्रोटॉन को 1p1, और न्यूट्रॉन को 0n1, है ना, आवेश। तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है। तो देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन
लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, है ना। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है प्रोटॉनों के द्रव्यमान के। लेकिन कोई आपसे जिद पे अड़ जाए कि नहीं हमें एग्जैक्ट बताओ, तुम तो बता रहे हो लगभग, कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। एग्जैक्टली बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसका मास थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसका, न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का, तो आपको याद रखना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। ये आपको याद रख लेना है। यानी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉनों के द्रव्यमान से, प्रोटॉनों के द्रव्यमान से। याद रहेगी ये बात। कल वाली पीएनजी अपलोड हुई, कल जो पढ़ाया था बच्चा उसकी पीएनजी अपलोड हुई कि नहीं हुई, एक बार बताओ मुझे। कल जो हम लोगों ने पढ़ाया था, हम लोगों ने जो बात की थी, आकाश कल की पीएनजी अपलोडेड है इस बैच में? कल की पीएनजी अपलोड है? अरे तो उसकी पीएनजी अपलोड अपलोड है ना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। एक ही टाइम पे चल रही है। इसमें समझना नहीं है, याद रखना है। इसमें क्या समझेंगे, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1 होता है। इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है बच्चा, इसको याद रखना है ना। इसमें समझना क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम ई से सूचित कर रहे हैं। ई मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, जैसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, तो बोलिएगा सर -1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो बोलिएगा 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम ना के बराबर मानते हैं। उसी तरह से बोले प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं, तो प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो +1, और मास कितना होता है, तो 1 के बराबर। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो कहेगा सर 0। यहाँ पे हमने क्या दिखाया, नीचे क्या दिखाया है, चार्ज को, और ऊपर क्या दिखाया है, मास को दिखाया है। तो इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं, इसको तो याद रखने वाली बात है ना। अभी तो कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी जितनी बातें चल रही सब रटने वाली बातें चल रही हैं। आपके केमिस्ट्री में ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों का जो एग्जाम है ना उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, चीजें बस याद रख लेनी है। न्यूट्रॉन पे जैसे पूछे न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो कहेगा सर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास कितना होता है, तो प्रोटॉन के बराबर होता है, मास प्रोटॉन के बराबर होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान के। लेकिन कोई जिद पे अड़ जाए कि नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ कि इन दोनों में किसका मास जो है वो ज्यादा होगा, तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये तो रटने वाली चीज है, इसको याद ही रखना पड़ेगा ना। ठीक है मनीष, हाँ पूछिए क्या क्वेश्चन है, बात आ रही समझ में। तो इसको समझना नहीं है बच्चा, इसको याद रखना है। लोकेश कह रहे हैं कि सर क्लास रुक के चल रही है, वो आपके नेटवर्क में इशू होगा बच्चा, यहाँ से कोई मुझे इशू दिख नहीं रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ से कोई इशू दिख नहीं रहा। ठीक है विशाल, तो इसको समझना नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चा हम लोग, कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी एटम है, तो कोई भी एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी परमाणु होता है वो कितने चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप कहेगा सर परमाणु मिलकर बना होता है, अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब इसमें समझना क्या है ये बताओ, इसको तो याद ही रखना है ना, कि कोई भी एटम है, एटम क्या है, कोई भी चीज को जब हम तोड़ते जाएं, तोड़ते चले जाएं, इस ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं, तो एक छोटा सा कण बचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो पहले लोगों का मानना था कि एटम सबसे छोटा होता है ना, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम होता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम को जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब बताओ इसमें समझने वाली क्या बात है, ये तो याद रखने वाली बात है ना, इसमें क्या समझोगे आप।
इसमें क्या समझोगे? हमने क्या कहा कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है उसको हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि उसको तोड़ नहीं सकते और ज्यादा, तो वो जो छोटा कण होगा वो एटम कहलाएगा। लोग पहले ऐसा मानते थे कि एटम जो है वो सबसे छोटा होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम भी किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है ना? तो फिर बात आई कि ठीक है कि कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो बताइए कि ये एटम में रहता कैसे है, एटम की संरचना कैसी होती होगी, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कैसे अरेंज्ड रहते होंगे, है ना, कैसे व्यवस्थित रहते होंगे। तब बात आई परमाणु की संरचना की। किसकी बात आई? परमाणु की संरचना की बात आई कि भाई परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया कि भाई एटम ऐसा होता होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते होंगे, प्रोटॉन्स ऐसे रहते होंगे। तो जो पहला मॉडल दिया एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था थॉमसन, इसलिए इनके मॉडल को कहा जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं अब परमाणु के मॉडल, लिखेंगे मॉडल्स ऑफ एटम, परमाणु के मॉडल। अब इसको मैं समझाता हूं, सिर्फ आपको अभी ये नोट करना है, ऊपर वाला हेडिंग नोट करना है, ये अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूं। तो पहला परमाणु का जो पहला मॉडल देने वाले थे उनका नाम था जे थॉमसन। ये वही जे थॉमसन है जिसने किसकी खोज करी है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है, और इन्होंने परमाणु का पहला मॉडल दिया है ना। तो अगर पूछा जाए कि परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था, और इसलिए इनके मॉडल को क्या कहा जाता है? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, आपको जस्ट याद रखना है कि परमाणु की संरचना को बताने के लिए जो पहला मॉडल दिया था वो किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने। अब देखिए थॉमसन साहब ने बोला क्या था, वो जरा मैं समझा देता हूं, फिर हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे। इस पे जो भी लिखा हुआ है ना, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सब अब आपको लिखना पड़ेगा। पहले था पॉइंट वाइज, हम ऐसे बनाते चले जाते थे, आप लोग नोट कर लेते थे, आपका काम हो जाता था। लेकिन अब चूंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो अब हम लिखाएंगे भी आपको, ठीक है। देखिए थॉमसन साहब ने क्या कहा, थॉमसन साहब ने क्या बोला, थॉमसन साहब ने क्या बोला कि जैसे मान लिया कि ये, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो एटम होता है, पूरा का पूरा एटम जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। ये मैं नहीं कह रहा, किसने कहा? ये किसने कहा? थॉमसन साहब ने। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो एटम होता है वह पॉजिटिव चार्ज का, मतलब धन आवेश का, पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? धन आवेश। पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है गैस? तो आप कहेंगे सर स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है। अब उसने जो बोला वो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है ना। उन्होंने क्या कहा वो हमें अभी पढ़ना है, हालांकि इनका मॉडल जो था वो गलत था, लेकिन हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि पूरा का पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, धन आवेशित गोला होता है। और अभी बताया, बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे या इलेक्ट्रॉन पे? तो आप कहिएगा सर प्रोटॉन पे। मतलब इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम जो होता है बच्चा, वो प्रोटॉन का बना होता है, एक प्रोटॉन का एक गोला होता है ना, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जगह जगह पे धसे होते हैं, दबे होते हैं, लाइक दिस। क्या होते हैं? दबे होते हैं। ये सब क्या दिखाया मैंने? ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है। बस यही था इनका मॉडल। इन्होंने क्या कहा कि पूरा का पूरा परमाणु धन आवेशित गोला होता है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे ऐसे धसे होते हैं या दबे होते हैं। और उन्होंने ये बात एक और कही कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इस वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को पूरी तरह से क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। तो इन्होंने कहा कि देखो पूरा का पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे धसे होते हैं, और किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस वजह से एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे, बराबर कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, इसको एज इट इज आपको याद कर लेना है कि भाई थॉमसन साहब ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था। इसमें समझना क्या है बताओ, बोलो। इसको तो एज इट इज याद ही रखना है ना। जैसे मान लिया पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां से कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। कैसे, तरबूज का मॉडल कहते हैं इसको। कैसे, इसको आप कंपेयर करें तरबूज से, कैसे, तरबूज से कंपेयर करें। तरबूज को काटिए तो तरबूज के लाल वाले पोर्शन को आप मान लो कि प्रोटॉन है, और जो जगह जगह पर बीज है उसको मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो उन्होंने कहा देखो एटम ऐसा ही होता है। तरबूज को तुम देखो, तरबूज के रेड वाले पोर्शन को प्रोटॉन समझ लो और बीजों को इलेक्ट्रॉन समझ लो, ऐसा ही होता है एटम। यानी पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे दबे होते हैं, धसे होते हैं। इसलिए इनको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। दूसरा, इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग, पुडिंग क्या होता है, एक डिश होता है जैसे खीर जैसा, हम लोग खीर बनाते हैं ना, तो उसमें जगह जगह पे किशमिश डाल दिया, तो पूरे खीर को आप क्या समझ लो, प्रोटॉन, और किशमिश को क्या समझ लो, इलेक्ट्रॉन। तो वैसा ही एक डिश होता है जापान में, पुडिंग, है ना। तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको एप्पल पाई मॉडल भी कहते हैं। एप्पल पाई भी उसी तरह का एक डिश होता है। और रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन जिससे बच्चे डिजाइन वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप देखिएगा कि रेजिन के अंदर मतलब दाने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको यही लिखना है कि दिस मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज, थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला सवाल यह है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को नाम दिया गया है प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, या सेब पाई मॉडल। अब इस बात को याद करना है आपको, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसको एज इट इज दिमाग में सेट करते जाना है। तो अगर पूछा जाए कि थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, और क्या, प्लम पुडिंग मॉडल, या रेजिन पुडिंग मॉडल, या एप्पल पाई मॉडल। लिखिए फटाफट। तो पहला मॉडल प्रस्तुत करने वाले थे जे थॉमसन। जे थॉमसन के मॉडल को हम क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, या एप्पल पाई मॉडल, ठीक है। इन्होंने बोला क्या वो भी लिख दिया मैंने। उन्होंने कहा कि एक एटम जो होता है, एन एटम, कोई भी परमाणु, कंपोज्ड ऑफ, बना होता है किसका, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, धन आवेश का एक स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। तो परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, मतलब जो कि प्रोटॉन का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में बराबर होते हैं। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अब इसमें क्या समझने वाली बात आ रही है ये बता दो। नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा आकाश, पीएनजी। हाँ, कनाद ने वो तो कल ही बताया था।
कि महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था ये, लेकिन चूंकि उन्होंने ये बात हिंदी में कही थी इसलिए उनके बात की ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली। थॉमसन साहब, डाल्टन साहब ने इंग्लिश में बात बोली थी तो उसको थॉमसन का मॉडल बता दिया लोगों ने। निखिल, अच्छा आकाश कह रहे हैं सर इग्नोर क्यों कर रहे हैं? गलत टाइम में आप मैसेज करेंगे तो इग्नोर ही लगेगा ना आपको। हम पढ़ाए जा रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, कैसे देखेंगे हम? हाँ, यूट्यूब पर हम फिजिक्स क्लास कर रहे हैं, वो पूरा ही चलेगा आपका मनीष। हम कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ते बीच में। शायरी देखिए, कुछ वर्ड आएगा तब तो शेर आएगा बच्चा। लोकेश, बिल्कुल आएगा। मजा आ रहा है? हाँ, तो ये दिमाग से निकाल दो कि एकदम समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में सेट ही मत होने दो कि ये हमारा समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हमको तो समझ ही में नहीं आएगा। ये एकदम दिमाग से छोड़ दो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आइए कि इस मॉडल की खामी क्या थी। इस मॉडल की खामियां क्या थी, त्रुटियां क्या थी? पहली खामी कि भाई प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इतना नजदीक कैसे रह सकते हैं? यह असंभव है ना? ये तो न्यूट्रल बना देगा, फिर खत्म हो जाएगा, एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के अंदर निगेटिव चार्ज कैसे रह सकता है? उसके बाद न्यूक्लियस का कोई जिक्र, नाभिक का कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया। तो ये मॉडल को लोगों ने नकार दिया कि अरे वाहियात है यार, ये इस मॉडल में दम नहीं है। लेकिन देखो, इस मॉडल में दम नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। एक बात सही थी उनकी, ये वाली बात सही थी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, अर्थात क्या होती है, एटम जो होता है उदासीन होता है। तो चलिए इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं, गलतियां, है ना? अब हमें सब पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इन्होंने कहा कि जिस तरह से तरबूज को आप काटो, तरबूज के रेड वाले पोर्शन को क्या समझ लो, धन आवेश यानी प्रोटॉन समझ लो, और बीजों को इलेक्ट्रॉन समझ लो। ऐसा होता है एटम। ठीक है। और इस तरह से डिश होती है, जैसे मतलब प्लम पुडिंग, इस तरह से केक जैसा डिश है जिसमें जगह जगह पे ड्राई फ्रूट्स दबे हुए हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स को आप समझ लो इलेक्ट्रॉन, पूरे केक को समझ लो प्रोटॉन। एप्पल पाई वगैरह उसी तरह से नाम से आ गया। ठीक है। तो लिख लीजिए थॉमसन मॉडल की सीमाएं या लिमिटेशन या खामियां या त्रुटियां, जो लिखना है लिखिए। थॉमसन के मॉडल की खामियां या त्रुटियां या सीमाएं, जो लिखना है लिखिए। पहला, कि यह मॉडल ये बताने में बिल्कुल विफल रहा कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इतने नजदीक कैसे रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल अपोजिट नेचर का, वो एक एक साथ इतने नजदीक कैसे रह सकते हैं, ये बताने में बिल्कुल भी असमर्थ रहा कि कैसे इतने नजदीक रहेंगे। दूसरी बात, कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये बताने में असमर्थ रहा कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं। तो ये बात भी कोई ढंग की पल्ले नहीं पड़ी लोगों की। उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियस का कोई जिक्र नहीं किया कि भाई न्यूक्लियस जो है वो भी चीज कोई होती है, नाभिक का कोई जिक्र नहीं था। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की खामी क्या है, तो आप कहेगा यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। बस इतना याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, कि दिस मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। इनके अनुसार तो एटम जो है वो अनस्टेबल है भाई साहब, है ना? तो अब इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे, और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन थॉमसन के परमाणु मॉडल की त्रुटि है। ऑप्शन बना देगा ऑल, तो उत्तर हो जाएगा क्या, ऑल। तो पहले हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करके निकल लेते थे, लेकिन अब जो है आपको ये सारे पॉइंट्स ये लिखने पड़ेंगे और स्टेटमेंट को पकड़ना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? हाँ, बायो की क्लास होगी 4 बजे होती है, वो होगी एज इट इज। पीजीटी के लिए अभी तक मुझे कोई अच्छा मिला नहीं मनीष, जिसको देखकर लगे कि वह हाँ पढ़ा रहा है और टू द पॉइंट पढ़ा रहा है। मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, कोई अच्छा टीचर हो तब तो ना। हाँ, बायोलॉजी की क्लास अपने टाइम पे होगी मांडविक। पांडे साहब, बिल्कुल होगी, 4 बजे होती है ना। तो लिखेंगे कि भाई
थॉमसन का परमाणु मॉडल यह बताने में असमर्थ रहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने नजदीक कैसे रह सकते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल यह बताने में असमर्थ रहा कि प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं। अर्थात थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। चौथा पॉइंट लिखेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल नाभिक के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं बता रहा। सो इस मॉडल को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। इस मॉडल को नकार दिया गया, खत्म हो गया ये। ठीक है, तब आए आपके रदरफोर्ड साहब। दूसरे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, उसका कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला। ऑब्जर्वेशन लिया उस एक्सपेरिमेंट का, उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया, निष्कर्ष निकाला, तब अपना मॉडल दिया। थॉमसन साहब ने कोई भी प्रयोग नहीं किया, बस ऐसे हवा में उन्होंने सोच लिया कि परमाणु जो है वो पॉजिटिव चार्ज का यानी धन आवेश का एक गोला है, उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे दबे हुए हैं, ऐसा सोचकर मॉडल दे दिया, तो फेल हो गया। लेकिन रदरफोर्ड साहब जो आए, उन्होंने पहले एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसका ऑब्जर्वेशन लिया, है ना, और उस ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष निकाला उन्होंने, और तब अपना मॉडल दिया। आपसे सवाल पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो आधारित था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा कण के परकीर्णन प्रयोग पर आधारित था, जिसको हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो चलिए दूसरा मॉडल आता है हम आपके सामने, और वो मॉडल है आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसने दिया था ये बताने की जरूरत है क्या? रदरफोर्ड ने दिया था, इसकी तस्वीर आपको दिख रही है। अब सवाल ये पैदा होता है पहला कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था? तो लिख लीजिएगा कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा कण के परकीर्णन प्रयोग पर आधारित था, जिसको पॉपुलरली हम और क्या नाम देते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम देते हैं जी? इसी को हम क्या कहते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना? क्या कहते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना? तो गोल्ड फॉयल प्रयोग। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? गोल्ड की एक फॉयल ली, जैसे एल्युमिनियम की फॉयल होती है ना जिसमें आप खाना लपेटते हैं, वैसे ही गोल्ड को पीट पीट कर एक पतला सा फॉयल बनाया, पतली सी चादर बनाई। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए गोल्ड फॉयल का यूज किया था। तो ये सोने की एक पतली सी चादर ली और उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया और ऑब्जर्वेशन लिया। उनका मॉडल क्या था? पहले इतनी बात आप लोग लिख लो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण के परकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। और इसे और किस नाम से जानते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये प्रयोग क्या था जरा देखें आप। इन्होंने क्या किया कि सोने की एक पतली सी चादर ली, एक गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया? एक गोल्ड फॉयल लिया और इस पे अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट करवाई, अल्फा कणों की बारिश करवा दी। तो इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर गए। ये पहला ऑब्जर्वेशन था बच्चा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अधिकांश अल्फा कण इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर गए। ये क्या है? अल्फा रेज हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो कह लीजिए अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा कण है। अभी आप ये बस जान लीजिए इतना कि अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है, कैसा आवेश होता है।
तो आप कहेंगे सर अल्फा कणों पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है। पॉजिटिव मतलब धन आवेश। बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो रदरफोर्ड साहब ने जब सोने की एक पतली सी चादर ली और उस पर अल्फा कणों की बारिश करवाई, बम्बार्डमेंट करवाई, प्रहार करवाया, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण गोल्ड फॉयल को पार करता हुआ निकल जा रहा है सीधा। इससे थॉमसन का मॉडल धराशायी हो गया। इन्होंने कहा कि देखो, अगर एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता, धन आवेशित गोला होता, तो सारे के सारे अल्फा कण टकरा कर वापस लौट जाते, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव को लाएगा तो दूर भागेगा। तो इन्होंने कहा पहले ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। इन्होंने कहा कि एटम का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। अधिकांश अल्फा कण निकल जा रहे हैं सीधे, इसका मतलब एटम का, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। तो पहले ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला कि एटम का अधिकांश भाग एम्प्टी है, खाली है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, इन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम परमाणु के सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण जो है वो अपने रास्ते से विचलित हो जा रहे हैं, जाने से कतरा रहे हैं। ये था इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जैसे जैसे हम एटम के सेंटर की तरफ चलते जा रहे हैं, अल्फा कण भाग रहे हैं। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया इन्होंने? इससे ये निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो एटम के बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया है, कोई धन आवेशित क्षेत्र है ना। तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये भाग रहा है, दूर भाग रहा है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि एटम के बीच में एक धन आवेशित क्षेत्र होता है और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, नाभिक रखा। क्या रखा, नाभिक रखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाभिक की खोज किसने की, क्या बोलोगे? रदरफोर्ड ने। किस प्रयोग द्वारा? अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। बात क्लियर है? ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखना आप बच्चा लोग, इन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण, तीसरा ऑब्जर्वेशन, बहुत कम अल्फा कण, मतलब लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण, 12,000 में से केवल एक अल्फा कण जो है वो अपने पथ से वापस आ गए, ऐसे लौट गए, अपने रास्ते पर ही लौट गए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल न्यूक्लियस के सीधे पड़े होंगे, एकदम न्यूक्लियस के रास्ते में, इसकी राह में आए होंगे। और चूंकि बहुत कम अल्फा कण, 12,000 में से केवल एक अल्फा कण अपने पथ से वापस लौटा, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था। इस तीसरे ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा है। क्या है? न्यूक्लियस का जो आकार है वो क्या है, छोटा है। कैसे पता चला? तीसरे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि बहुत कम अल्फा कण, 12,000 में से केवल एक ही अपने रास्ते से लौट रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस है तो, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा है। न्यूक्लियस का आकार बहुत छोटा है। ये था इनका ऑब्जर्वेशन और ये था इनका कंक्लूजन, है ना। कंक्लूजन था। और कितना छोटा है? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई न्यूक्लियस का आकार कितना होता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है, तो साइज जो होता है वो न्यूक्लियस का वो होता है 1 फर्मी। क्या होता है? 1 फर्मी, जिसको लिखते हैं 1F। 1 फर्मी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 1F, जो कि होता है किसके बराबर? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो आप कहिएगा 1 फर्मी के बराबर। और 1 फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। वहीं पर अगर हम साइज ऑफ एटम की बात करें, परमाणु के आकार की बात करें बच्चा, परमाणु के आकार की बात करें, तो परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है? परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है? न्यूक्लियस का आकार तो 1 फर्मी हो गया,
लेकिन परमाणु का जो आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। याद है? कितने लोगों को याद है? 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। और एंगस्ट्रम को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? ऐसे ए के ऊपर ऐसे 0 लगा देते हैं, तो ये पढ़ा जाता है एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रम को ऐसे निरूपित करते हैं, 1 एंगस्ट्रम, ए के ऊपर 0 लगा दिया तो एंगस्ट्रम कहलाता है, और किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। यानी आप देख सकते हैं कि एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का आकार काफी छोटा है ना? न्यूक्लियस का आकार काफी छोटा है। इसको ऐसे समझो कितना छोटा है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये मान लिया कि क्रिकेट का एक ग्राउंड है, ठीक है? तो पूरे क्रिकेट के ग्राउंड को आप क्या समझ लो? एटम समझ लो। और बीच में क्रिकेट का बॉल रखा हुआ है, तो बॉल को न्यूक्लियस समझ लो। एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। क्रिकेट का पूरा ग्राउंड को क्या समझ लो? एटम। और क्रिकेट के बॉल को क्या समझ लो? न्यूक्लियस। तो ये था इनका मॉडल। इन्होंने कहा कि एटम का अधिकांश भाग क्या होता है बच्चा? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। कैसे पता चला? अधिकतर अल्फा कण बाहर निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि एटम के बीच में एक धन आवेशित क्षेत्र होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया होता है, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? न्यूक्लियस रखा। क्या नाम रखा? न्यूक्लियस। फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। कैसे पता चला? 12,000 में से एक ही अल्फा कण अपने पथ पर वापस आए। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का आकार क्या होगा? काफी छोटा होगा। न्यूक्लियस का आकार क्या होगा? काफी छोटा होगा। और इन्होंने कहा कि भाई अब इन्होंने अपना मॉडल दिया। इस प्रयोग का ऑब्जर्वेशन लेकर इन्होंने अपना क्या दिया? मॉडल दिया, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल। क्या मॉडल दिया? उन्होंने कहा कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपना मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? तो न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? इस नाभिक की परिक्रमा कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा करते हैं, जिस रास्ते पर घूमते हैं, उस रास्ते को उन्होंने ऑर्बिट कहा, कक्षा कहा। क्या कहा? कक्षा कहा। ये था इनका मॉडल। बात आई समझ में? तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई साहब, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं। ये कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, वृत्तीय पथ पर घूमते हैं। और उस वृत्तीय पथ का नाम क्या रखा गया? ऑर्बिट रखा गया। ठीक है? ऑर्बिट रखा गया। ये था इनका मॉडल। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। इतना निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही प्रोटॉन पे ही भी चार्ज होता है, लेकिन इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। दोनों पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन एक पर इतना निगेटिव चार्ज, एक पे इतना पॉजिटिव चार्ज। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को पूरी तरह से क्या बना देता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से मिला देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव आके खत्म हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है जी? बात आई समझ? इसके बाद बोर आएगा ना। इसको तो पहले फेल करवाएंगे तब ना बोर आएगा साहिल। तो अभी इसके मॉडल को भी फेल करवाना है ना। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं?
न्यूक्लियस में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं और इस पथ को क्या नाम दिया गया है, ऑर्बिट का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है गैस, ऑर्बिट का नाम दिया गया है। इसलिए देखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ क्या नाम देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा सर नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए न्यूक्लियॉन का मतलब होता है, जैसे मैंने पूछा कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। बताइए, जैसे मैंने कहा न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको एक साथ हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अभिषेक क्लास होने दीजिए, फिर आप स्टेट का एग्जाम क्वेश्चन बनाइएगा, सब बन जाएगा, वो फिर हल्का लगेगा आपको। क्यों टेंशन ले रहे हैं, हाँ ये नोट्स मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है, चलिए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक में रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है, चलो। अब आइए कि भाई इनका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो हम लोग देख लेते हैं ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खामियां या त्रुटियां क्या थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अगर हम खामी को लिखेंगे एक शब्दों में, तो वो होगा कि ये मॉडल ऑफ एटम भी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता, है ना। कैसे नहीं कर पाता, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है। अच्छा, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा, कैसा आवेश होगा, बताइए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस में रहता है कौन, तो प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, नाभिक पर कैसा चार्ज होगा, कैसा आवेश होगा, तो आप क्या कहेगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश, और न्यूट्रॉन बेचारा तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, जीरो चार्ज। तो जिस पर कोई आवेश ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो न्यूक्लियस पे ओवरऑल कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसमें, वृत्तीय पथ पर। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे घूम रहा है। और इस वृत्तीय पथ को क्या नाम दिया गया है, ऑर्बिट, कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, इस वृत्तीय पथ को क्या नाम दिया गया है, कक्षा नाम दिया गया है। लेकिन देखो मॉडर्न फिजिक्स कहता है, मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि कोई आवेशित कण मतलब चार्ज पार्टिकल जब
सर्कुलर मोशन में होगा, वृत्तीय पथ पर होगा, तो वह एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। किस रूप में? तो ईएम वेव के रूप में एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा बाहर निकालेगा। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये मॉडर्न फिजिक्स कहती है। मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि अगर कोई आवेशित कण, यानी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे घूम रहा है तो वो ऊर्जा निकालेगा। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऊर्जा निकालेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी घटती चली जाएगी, तो स्पीड घटती चली जाएगी, चाल घटती चली जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आके गिर गया मतलब एटम खत्म। एटम खत्म मतलब दुनिया खत्म। ये दुनिया किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है ना। जैसे अगर हम बोलें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। सेल से लाइफ शुरू होता है और सेल से मिलकर शरीर बनता है। लेकिन सेल को भी अगर हम तोड़ दें तो वहां से नॉन लिविंग थिंग की शुरुआत होती है, निर्जीव की शुरुआत होती है। तो निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई कौन है? एटम हो गया, है ना। एटम को भी तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा। तो एटम अगर खत्म हो गया मतलब दुनिया खत्म हो गई, पर ऐसा हो तो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खामी क्या है, तो आप इस पॉइंट को जरा लिख लेंगे कि दिस मॉडल ऑफ एटम does not explain the stability of the atom, does not explain the stability of the atom। यह परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। यह परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। बस इतना याद रखना है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खामी क्या है, तो इतना एक्सप्लेनेशन आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। तब आए इनके स्टूडेंट जिसका नाम था नील्स बोर। इनके स्टूडेंट थे वो, इनके शागिर्द थे। इन्होंने अपने गुरुजी को सही किया, है ना। इन्होंने क्या किया? अपने गुरुजी को सही किया। इन्होंने इनमें जो खामी थी मॉडल में उसको सही किया, और वो क्या था मॉडल वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास पीएनजी एंड क्लास नोट्स भी लिखना है। मतलब देवराज, नोट्स तो बनाना होगा ना, अपने हैंड राइटिंग में आप बनाइएगा तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी बच्चा। पॉलिटी की क्लास पता करके बताता हूँ राज कि कब से शुरू होगी। अभी तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं कैसे बता दूं। पहली बार आज लाइव आए हैं, क्यों, कहाँ मसरूफ रहते हैं? बहुत सारी क्लास चल रही है, चलिए छोड़ दिया आपके कहने पे। और बताइए, और कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या बताइए। नहीं है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बुक लेने की जरूरत नहीं है। बस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप बनाइए, ठीक है। हाँ, जो बोर्ड पे लिखा है वो भी लिखना है, क्यों नहीं लिखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।
जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन गाइस।